Very good morning, students. So, in your geography book, we have already started with your third chapter, our changing earth. Right? So, in this class, we will continue in this chapter and read about the earthquake. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वोल्केनो देखा था, कैसे वोल्केनो इरप्ट होता है, कैसे जो है मोल्टन मैग्मा जो है वोल्केनो से बाहर आता है, मैग्मा की फॉर्म में जो है जमा हो जाता है सरफेस पे। ठीक है, आज इस क्लास में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। यहाँ पे आपको एक कॉलम गिवन है दिस साइड, इस कॉलम को रीड आउट करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। ये कहते हैं कंटेनर लेंगे, कोई भी एक बर्तन लेंगे आप, उसको पानी से भर देंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। पुट द वाटर टू बॉयल, अब उस पानी को आप बॉयल करने के लिए रख दें। नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड बीड्स ऑन टॉप ऑन द लिड। अब आपने क्या करा था, एक बर्तन में पानी लिया था, उसका ढक्कन लगाया, ठीक है, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। आप कहते हैं कि उस ढक्कन के ऊपर आप कुछ चम्मच रख दो, एक चम्मच रखेंगे, कुछ पीस, कुछ मटर रख देंगे, कुछ बीड्स, बीड्स होती है ना आपकी ये मोती वगैरह, है ना, कुछ इस तरीके के बीड्स रख देंगे। व्हाट डू यू नोटिस, अब आप क्या नोटिस करेंगे, एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिंस टू शेक। जैसे पानी गर्म होता है, बॉईल होता है, जो लिड होती है, जो ढक्कन होगा वो शेक यानी कि हिलना शुरू कर देगा। The things which you have put on the lid also vibrate। जो चीजें आपने उस ढक्कन के ऊपर रखी हैं, जिस बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तो जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू होगा तो जो लिड है, लिड पे रखी हुई चीजें हैं वो वाइब्रेट होने लगेगी यानी कि हिलने लगेगी। द बीड्स रोल डाउन, बीड्स जो है रोल होके रोल डाउन होने लगेगी एंड द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड। और जो चम्मच रखी होगी जो वो है उसमें भी वाइब्रेशन होने लगेगी और आवाज़ आने लगेगी। होगा ना ऐसे ही, पानी का भरा हुआ बर्तन जिसके ऊपर ढक्कन लगा रखा है और उसके ऊपर आपने ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो जैसे ही पानी बॉईल होगा ये सारी चीज़ें मिलेंगी, चम्मच में से आवाज़ आएगी और जो बीड्स हैं, जो पीस हैं, वो उसमें ऊपर की प्लेट के ऊपर, ढक्कन के ऊपर घूमना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स। इसी तरीके से जो अर्थ है वो वाइब्रेट होती है जब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है। ठीक है, चीजें हिलने लगती है ना आपके आसपास की, है ना, तो उसी तरीके से कह रहे हैं, जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, उसी तरीके से चीजें अर्थ पे हिलने लगती हैं, वाइब्रेट होने लगती हैं जब अर्थक्वेक आता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, हमने देखा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है हमारी लिथोस्फेयर। तो जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जो अर्थ का सरफेस होता है वो हिलता है यानी कि वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इन वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, जैसा कि आपको नीचे पिक्चर में दिया हुआ है, दिखाया गया है। The place in the crust where the movement starts is called the focus। जहाँ से, जिस जगह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं फोकस। इस पिक्चर में देखेंगे हम फोकस कहाँ पर है, यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी उस प्लेस को हम बोलेंगे, ये जो प्लेस है आपका, यहाँ से अगर मूवमेंट यानी कि यहाँ से भूकंप आना शुरू हुआ है तो इस प्लेस को हम बोलेंगे फोकस। दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ पे इस प्लेस पे अर्थक्वेक होता है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक एनर्जी जो यहाँ से वेव्स निकलती हैं ना, जैसे तरंगे निकलेंगी, ठीक है, उनको हम सिस्मिक एनर्जी कहते हैं। भूकंप आएगा तो क्या होगा, तरंगे निकलेंगी जिससे वाइब्रेशन होगी, तो उन तरंगों को हम सिस्मिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब देखो सरफेस के नीचे यानी कि जिस जगह पे भूकंप आया, ये जो आपका प्लेस है,
इसको हम ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका प्लेस है, ये तो था, क्या था आपका, फोकस, ठीक है। और फोकस के बिल्कुल ऊपर जब हम सरफेस पे पहुंचेंगे, देखो भूकंप आता तो जो है नीचे है ना, धरती के नीचे आता है, कौन सी लेयर में, क्रस्ट के नीचे आ रहा है, फोकस तो नीचे है, लेकिन जब वो सरफेस पे पहुंचा तो जिस बिल्कुल इसके ठीक ऊपर, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलेंगे हम उसको, एपी सेंटर। द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर जो सरफेस पे जो पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे एपी सेंटर, यानी कि नीचे जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ उसको हमने बोला क्या, फोकस। और उसी पॉइंट से चल के जब हम ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, यानी कि धरती के बाहर ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाली सतह पे आ जाते हैं, तो उस जगह को हम बोलेंगे एपी सेंटर, ठीक है। वाइब्रेशंस ट्रेवल टूवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब ये जो सारी निकल रही है ना वाइब्रेशंस, क्योंकि यहाँ पे धरती हिल रही है, तो ये जो सारी वाइब्रेशंस जो यहाँ से निकल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स। वेव्स का मतलब होता है तरंगें, ठीक है। ये इस तरीके से कंपन हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन का मतलब कंपन, ठीक है। तो ये जो कंपन हो रहा है, इनको हम बोलते हैं वेव्स। एपिसेंटर से जो कंपन होता है, धरती हिलती है, उसको हम बोलते हैं वेव्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, जो जगह एपिसेंटर के जितने पास होगी उतना ज़्यादा उस जगह पे नुकसान होगा, यानी कि एपिसेंटर के आसपास सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक्स डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। और जैसे जैसे हम इस एपिसेंटर से दूर जाएंगे, इसको दोबारा देखते हैं, जैसे जैसे हम इस एपिसेंटर से दूर जाएंगे नुकसान कम होगा, यानी कि इस जगह पे नीचे ये फोकस था, फोकस से हम गए ऊपर, कहाँ पे पहुँचे थे हम, एपिसेंटर पे। तो जो ये एपिसेंटर है, एपिसेंटर के आसपास का जितना एरिया है सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे नुकसान उतना ही कम होगा, यानी कि जो भूकंप का केंद्र होगा, जो इसका जो फोकस का पॉइंट होगा, जिसको हमने एपिसेंटर बोला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और इसके दूर की जगहों पे कम नुकसान होगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दिया गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। जो ये तरंगें निकलेंगी, जो ये वेव्स हम बात कर रहे हैं, ये कितनी तरह की होंगी, अर्थक्वेक वेव्स कितनी तरह की होंगी, 3 तरह की वेव्स निकलेंगी, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव होती है प्राइमरी, एस वेव सेकेंडरी, एल वेव्स लव वेव्स होती है, ठीक है। सबसे पहले जो वेव्स निकलती हैं उनको हम पी वेव्स या लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। एस वेव्स होती हैं जो कि पी वेव्स के बाद सरफेस पे पहुंचती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं। तीसरी होती हैं एल वेव्स, जो कि सरफेस पे आकर होती हैं, इनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स, एल वेव्स। पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ये 3 तरह की वेव्स जब भूकंप आता है तो निकलती हैं। प्राइमरी वेव्स होती हैं जो अंदर ही रह जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब जैसे भूकंप आया तो यहाँ से जो निकलेंगी, सबसे पहले निकलने वाली वेव्स होती हैं पी वेव्स, उसके बाद निकलेंगी एस वेव्स, और जो सरफेस पे वेव्स पहुँचेगी, यानी कि जो सरफेस पे वेव आएगी वो होगी आपकी एल वेव्स, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रही है ना, फिगर 3.3a में, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। गुजरात में यहाँ पे ये देखो एक केस स्टडी भी दिखाई दे है आपको इसमें, ये अर्थक्वेक अ केस स्टडी, ठीक है। अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे भूकंप आया था, कब आया था, अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिचर्ड स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को भुज में
जो है एक बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसको हमने रिचर्ड स्केल पे नापा था। कितना? 6.9। अब ये रिचर्ड स्केल क्या होता है? देखो भूकंप कितना तेज आया, कितना उससे नुकसान हुआ। जिस स्केल से हम भूकंप को नापते हैं, अर्थक्वेक को नापते हैं, उस स्केल को हम बोलते हैं रिचर्ड स्केल। ठीक है, जितना इस पे जो है ज़्यादा पॉइंट का होगा, उतना ही ज़्यादा आपको पता है कि डिस्ट्रक्शन होगा। अब 6.9 बहुत ज़्यादा जो पॉइंट का अर्थक्वेक था, इसलिए इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो रिचर्ड स्केल एक तरह का आपका भूकंप को मेज़र करने का एक स्केल होता है। ठीक है। School was affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school building. School building में क्या हुआ था? देखो स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहे हैं ना, जो भुज में भूकंप आया था कि कम से कम 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स को जो है लगा था कि आज उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग थी स्कूल की, वो क्या हो गई थी? कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी। ठीक है। भुज relief efforts blighted. 3 days after the quake, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone. उसके बाद हमने क्या देखा? 3 दिन के बाद इस तरह की चिंता होने लगी कि खाना, कंबल और मेडिकल सप्लाईज जो हैं हर एक को नहीं मिल रही थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज फोन लाइन, क्या क्या नुकसान हुआ? देखो फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो गई? ख़राब हो गई। फोन लाइंस, वाटर की पाइपलाइंस और पावर स्टेशन, यानी कि ना तो बिजली था, ना पानी था, ना ही फोन लाइन वहाँ पे काम कर रही थी। फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड। देखो क्या हुआ? कई जगह आग लग गई। क्यों? क्योंकि चारकोल, कई जगह तो क्या है, जहाँ जो भी काम हो रहा था, देखो कुकर्स थे, ओवरटर्न यानी कि गैस जल रही थी, कहीं खाना बन रहा था, कहीं आग पे और कोई काम हो रहा था, उनकी वजह से भी क्या हो गया? आग लग गई। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन। उसके बाद द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, यानी कि इस जगह को एमरजेंसी स्टेट, यानी कि जो अर्थक्वेक का जोन था भुज का, वहाँ पे एमरजेंसी लगा दी गई। एमरजेंसी का मतलब है कि यहाँ पे जो है अब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसमें जो है इसको सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गया था चीज़ें और डैमेज बहुत ज़्यादा था। सीएम्स अपील टू द सेंटर, सीएम ने सेंटर से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील की? जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, गुजरात के सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि केंद्र सरकार से मदद मांगी कि हमें फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि हमें मनी की जो है मदद की जाए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिज़ास्टर। उन्होंने सेंटर को बोला कि आप जो इस डिज़ास्टर से, डिज़ास्टर क्या था? अर्थक्वेक। डिज़ास्टर मतलब एक ऐसा विनाश। ठीक है, तो उससे सेंटर को बोला कि आप इससे डील करें। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं इसके। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। कहते हैं हालांकि अर्थक्वेक को हम पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम जान नहीं सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ तैयारी करके रखें तो हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animal behavior। कुछ जो लोकल तरीके हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, वो लोकल तरीके क्या हैं? जो लोगों ने खुद ही देखा है कि स्टडी एनिमल बिहेवियर, एनिमल की जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो पॉन्ड के अंदर फिश होगी ना वो बहुत तेजी से जो है भागने लगेगी इधर से उधर। स्नेक्स कम आउट टू सरफेस, स्नेक्स जो होंगे वो अपने बिलों से बाहर आ जाएंगे। तो कहते हैं कि कुछ ये जो एनिमल्स की मूवमेंट होती है इनको स्टडी करके हम थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं भूकंप का। अब यहाँ आ जाओ, डू यू नो में एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को जिस मशीन से नापा जाता है उस मशीन को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल। अब कितना बड़ा जो है भूकंप आया उसका मैग्नीट्यूड क्या था? जैसे हमने यहाँ बताया 6.9 का आया, तो ये जो 6.9 है ये हम कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं हम कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, यानी कि उसका स्पीड क्या थी, वो सब चीज़ें जिस उससे नापेंगे स्केल से, उसको हम बोलेंगे रिचर्ड स्केल।
एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। 2.0 या उससे कम का जो भूकंप होगा रिचर्ड स्केल पे, वो क्या होगा, बहुत ही हल्का होगा। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। 5.0 से अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, चीजें गिरने लगेंगी। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 6 या उससे ऊपर का जो भूकंप होगा उसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानेंगे। और 7 इज क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। 7 या उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा भयानक भूकंप की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी देख लेते हैं। रीड द अर्थक्वेक, अ केस स्टडी गिवन इन द form of headlines that appeared in the newspaper after the quake. Arrange the events in the right sequence of their happening. अभी हमने ऊपर ना कुछ ये केस स्टडी पढ़ी है ना, इसको आपने सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या हुआ होगा फिर क्या हुआ, इसको सारा सीक्वेंस में लगाओ। Imagine if the quake suddenly shook in the middle of the school day, where would you go for safety? अगर आपके स्कूल में अचानक से भूकंप आ जाए तो आप सेफ्टी के लिए कहाँ जाओगे? सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आया होगा, देखो ये जो हमने अभी अभी केस स्टडी पढ़ी थी ना, यहाँ पे इस पे फोकस करो और बताएंगे सबसे पहले क्या आया और उसके बाद क्या आया। ये हमने अभी देख ही ली है स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया होगा, भूकंप आया होगा, है ना। भूकंप आया होगा तो उससे क्या होगा, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनको लगा होगा अब तो हमारी जान जाने वाली है, क्योंकि जो स्कूल की बिल्डिंग है अचानक से गिरने लगी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, देखो पहले तो ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा, 100 ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न। ठीक है, आग भी लग गई होगी। उसके बाद जो है फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ें जो हैं ख़राब हो गई होंगी। सबसे पहले भूकंप आया, स्कूल में बच्चों को पता लगा अचानक से क्योंकि उनकी बिल्डिंग गिरी, फिर आग लग गई। ठीक है, उसके बाद जो है पता लगा कि वाटर पाइपलाइंस, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें खराब हो गई हैं। उसके बाद क्या है, जो है 3 दिन के बाद जो है पता लग रहा है कि फूड, ब्लैंकेट, मेडिकल सप्लाई, ये सब चीज़ें हर एक को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सीएम ने, जो गुजरात का जो सीएम था, उन्होंने सेंटर से अपील की होगी और लास्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर यहाँ पे की गई होगी। तो ये सारा क्या रहा इसका सीक्वेंस। अब हम देख लेते हैं अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस, हम कैसे अर्थक्वेक के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हम कहाँ पे जगह ले सकते हैं, कहाँ पे छुप सकते हैं। सेफ स्पॉट अंडर द किचन काउंटर, या तो आप किचन काउंटर के नीचे छुप जाइए। ठीक है, जो किचन की शेल्फ होती है ना उसके नीचे। टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, दीवार के अंदर की साइड अगर कोई उसके पास कोई टेबल रखी है या कोई डेस्क है तो उसके नीचे छुपना चाहिए। ठीक है, या तो किचन काउंटर के या टेबल और डेस्क के नीचे। स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस, आग लगने वाले जगहों से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनी के आसपास की जगह से दूर रहना चाहिए। विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम, ऐसी विंडो जहाँ पे कांच लगी हो, शीशे हो, ठीक है, पिक्चर फ्रेम हो, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये गिरेंगे तो कांच आपको लग जाएगा। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आपको जो है अवेयरनेस फैलानी चाहिए डिजास्टर के बारे में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और सबको अवेयर करना चाहिए। ठीक है, अब हमने अर्थक्वेक कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। देखो जो लैंडस्केप है हमारा, लैंडस्केप किसको बोलते हैं, जमीन को। ठीक है, वो है कॉन्टिन्यूसली वर्न अवे, जो कॉन्टिन्यूसली जो है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ रहा है कॉन्टिन्यूसली, 2 चीज़ों की वजह से, वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग क्या होती है पहले हम वो देखते हैं, फिर इरोजन को देखेंगे। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं जब वो टूटती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, वेदरिंग। वेदरिंग किसको बोलेंगे, अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होंगी, जो चट्टानें होंगी, जब वो टूटेगी तो उससे उस
उसको हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द बियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। देखो अगर चट्टानें टूटेगी तो वेदरिंग हुई, लेकिन अगर पानी से, हवा से या फिर मतलब पानी से या हवा से जो है लैंडस्केप यानी कि जमीन की जो चीज़ें हैं, मतलब जमीन की मिट्टी ये सब चीज़ें जो हैं इनके साथ बह के हवा में या पानी से आगे चली जाएंगी तो उसको हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जब हमने देखा था कि अलग अलग टाइप्स की रॉक्स कौन सी होती हैं, है ना। तो वेदरिंग हमने किसको बोला, जब रॉक्स टूट जाएंगी, लेकिन अगर वो पानी के से या हवा से बह जाएंगे आगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन। ठीक है, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ना कि कैसे हवा से या पानी से जो है थोड़ा थोड़ा मटेरियल रॉक्स पे से लेके एक जगह से दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब एक जगह से तो जो है जमीन कम होगी, है ना, चट्टानें कम होगी क्योंकि पानी से हवा से वहाँ से तो बह गई, लेकिन दूसरी जगह पे इकट्ठी होगी। तो यहाँ दो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स होंगे, बन जाएंगे ना, दो अलग अलग तरीके। जहाँ पे जमा होगी वहाँ पे तो धीरे धीरे पहाड़ बनता जाएगा, और जहाँ से जो है मिट्टी निकलती हुई जा रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन बनता जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे जो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक जगह से मिट्टी निकल गई दूसरी जगह पे डिपॉजिट होगी, जहाँ डिपॉजिट होगी वहाँ की जो सरफेस है ऊंचा हो जाएगा, हो सकता है धीरे धीरे वहाँ पे रॉक्स इकट्ठी हो जाए और पहाड़ बन जाए, माउंटेन्स बन जाए। एक जगह से निकलती जा रही है तो हो सकता है वहाँ पे जो है फ्लैट सरफेस रह जाए। वर्क ऑफ अ रिवर, अब नदी का क्या काम है हम वो देखते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब जो पानी, नदी का जो पानी बहता हुआ पानी होता है वो क्या अपने साथ साथ जमीन को भी बहा के लेके जाता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall। जब देखो नदी होती है वो एक किनारे से गिरती है इस तरीके से। वाटरफॉल कैसे बनता है, जब एक सरफेस पे से वेरी हार्ड रॉक्स के सरफेस से नीचे स्टीप यानी कि एकदम तीखा नीचे गिरती है। जैसे यहाँ से एक नदी आ रही है और एकदम से नीचे गिर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल। यहाँ पे क्या है, ये है हार्ड रॉक, ये है सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर। जो हार्ड रॉक होगी वो तो ये है, और सॉफ्ट रॉक क्या होगी, वो पानी के साथ ही इसमें आगे बहती हुई चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर द रिवर एंटर्स द लेक इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज meanders। अब देखो नदी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो जब ये ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, ये इस तरीके से, ये नीचे आपको पिक्चर में गिवन है ना। हम देखते हैं मेंढर कैसे बनते हैं। आपने देखा वाटरफॉल कैसे बना था यहाँ पे, अब हम देखते हैं मेंढर कैसे। देखो नदी ऐसे चलती है, इस तरीके से चलती है, तो ये जो टर्न आती है, ये जो यहाँ टर्न आती है, इस टर्न को हम बोलते हैं मेंढर। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मेंढर, द एंड ऑफ द मेंढर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। धीरे धीरे क्या होगा, देखो जो ये मेंढर लूप है ये क्लोजर आता चला जाएगा। कैसे, देखो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी एक जगह पे, ये कह रहा है ना यहाँ पे, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग साइड द मेंढर। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जो है मिट्टी जो है लगातार यहाँ पे जमा होती जाएगी, क्योंकि नदी के साथ आएगी जमा हो जाएगी, नदी के साथ आएगी यहाँ पे जमा हो जाएगी। तो ये जो लूप है ये क्या है, छोटा होता चला जाएगा। लूप है ना, लूप जैसा ये, तो ये क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये पास आता चला जाएगा, लूप छोटा हो जाएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंढर लूप कट्स ऑफ। देखो अब देखो, जैसे ये नदी ना पहले ऐसे करके ऐसे चल रही थी इस तरीके से, अब जब बार बार यहाँ पे पानी आ रहा था, बार बार यहाँ पे पानी जमा हो रहा था, तो धीरे धीरे ये पानी का जो एरिया था ना, ये क्या हो गया, ये कट के जो है नदी से अलग हो गए, ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, क्या हो गया, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंढर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक
ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्स बो। जो जैसे ऑक्स होता है ना, ऑक्स उसकी बो होती है, उसकी कमर होती है इस तरीके से उठी हुई सी, इस तरीके से ये यहाँ पे बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है, इस बहने की वजह से यहाँ पे मेंढर बन रहे थे। तो मेंढर जब मिट्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली जमती जाएगी तो धीरे धीरे ये पानी का ये हिस्सा है ना, ये देखो यहाँ पे भी सपोज मिट्टी हो गई धीरे 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 धीरे, तो ये हिस्सा नदी से कट के अलग किनारे पे चला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक, एक तरह का तालाब बन जाएगा वो, ठीक है, नदी से कट के, ठीक है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। इससे क्या है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। कभी कभी क्या है, नदी जो है अपने तट से बाहर बहने लगती है, जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो वो अपने जो है तट से बाहर बहने लगती है, तो उससे क्या होता है, फ्लडिंग होती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है उसके आसपास के एरिया में। एज इट फ्लड्स, जैसे बाढ़ आती है, इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। जब नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है, नदी का जो किनारे होते हैं, नदी के जो बैंक होते हैं, वहाँ पे मिट्टी के कुछ कण जो है डिपॉजिट होने लगते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नदी बाढ़ के पानी में क्या होगा, बहुत सारी मिट्टी भी होगी, ठीक है। जब बाढ़ वहाँ से गुजर जाएगी तो जो नीचे बचेगा क्या होगा, वो होंगे सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स यानी मिट्टी के कण, ठीक है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। अब वो नदी के साथ जो इतने सारे मिनरल्स बह के आए थे मिट्टी में, वो एक जगह डिपॉजिट होंगे, तो उससे क्या होगा, एक प्लेन एरिया बनेगा, और जो कि बहुत ही फर्टाइल होगा, यानी कि बहुत ही उपजाऊ होगा, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होगी। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। अब देखो, ये जो उठी हुई, जो पानी के साथ आई थी, जो किनारे जो ये उठ जाएंगे, नदी के किनारे किनारे आपने देखोगे ना, ऊंचे ऊंचे किनारे उठ जाते हैं, तो उनको हम लेवीज बोलते हैं, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जैसे ही नदी समुद्र पे पहुंचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब वो जो नदी जैसे समुद्र में मिलने के लिए जाती है, तो वो उसके ना अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग भागों में वो बट जाती है। ये यहाँ आपको दिखाई देता है, यहाँ पे ये देखो, ये मेन रिवर थी, ठीक है। अब यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। आगे चल के तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इसमें से ना बहुत सारी छोटी छोटी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि छोटी नदियाँ निकलेंगी छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलेंगे इनको हम, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो इसी मेन रिवर में से निकली है, अलग अलग धारा, ठीक है। ये आगे चल के क्या है, क्या करेंगी, ये डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा कैसे, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब जो नदी में जो भी अपने साथ लोड लेके चल रही थी, यानी कि मिट्टी, खनिज, जो भी, यहाँ पे उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि जो भी मिट्टी में खनिज वगैरह होंगे वो सब एक जगह जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओन माउथ, हर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये अलग अलग हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसकी जो धाराएं अलग अलग हो गई, ये क्या होंगी, ये अपना अपना माउथ बनाना शुरू कर देंगी। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। अब इनसे जो सारा जो सेडिमेंट्स, यानी कि मिट्टी के जितने भी कण वगैरह यहाँ पे इकट्ठे होंगे अलग अलग माउथ से, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे डेल्टा, ठीक है। वर्क ऑफ सी वेव्स। अब जो सी वेव्स होती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उनका क्या काम होता है, हम वो भी देखते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो समुद्र के किनारे होते हैं, जो सी वेव्स आती हैं, देखो सी वेव आई तो अपने साथ कुछ ना कुछ मिट्टी सेडिमेंट्स लेके आएगी, वो उस जगह जमा कर देगी। अगर वापस गई तो कोई चीज़ वहाँ से इरोजन कर देगी, यानी कि इरेज कर देगी, ठीक है। तो इससे कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। सी वेव्स आपने देखा ना, बार बार रॉक्स पे टकराती रहती हैं, है ना, बार बार आती है समुद्र की लहरें और आसपास के रॉक्स पे टकराती हैं। क्रैक्स मतलब उन जो रॉक्स होंगे उनपे क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, धीरे धीरे वो क्या बन जाएंगे, लार्जर और वाइडर। दस फॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक। तो उसपे क्या है, धीरे धीरे देखो इस तरीके से, ये जो पिक्चर यहाँ गिवन है, यहाँ पे इस तरीके से होलो केव, सी केव्स बन जाएंगी, यानी कि गुफा की तरह बन जाएंगी। बार बार जब
जो है टकराएंगी। और जब ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा एक पार्ट इससे, तो उसको हम स्टेक बोलेंगे। और जब इसमें से एक छोटा सा रास्ते की तरह निकल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सी आर्च। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सी आर्च। एज दिस कैविटीज बिकेम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, सिर्फ उनका जो है ऊपर का रूफ ही रह जाएगा। ठीक है, दस फॉर्मिंग सी आर्च। आपने देख लिया सी